हेलो गाइस, आईडी का रिवीजन चल रहा है। चैप्टर नंबर 5 है रूरल डेवलपमेंट। जब भी आप रूरल डेवलपमेंट चालू करें, मेक श्योर आपका सेकेंड चैप्टर का एग्रीकल्चर वाला पार्ट, ठीक है। थर्ड चैप्टर में नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, जीडीपी वाला पार्ट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर में एग्रीकल्चर के जो फीचर्स हैं, ये वाला पार्ट आपका अच्छे से याद और समझ के कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं। देखो, जो गांधी जी थे ना, गांधी जी, उन्होंने बोला था कि भैया अगर हमारी कंट्री का डेवलपमेंट चाहिए तो रूरल एरिया को डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर उस पे बेस्ड है कि फार्मर्स को हमको क्या देना चाहिए, उनको पैसे की जरूरत है, उनको इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए। ये सारा चैप्टर बोल रहा है। रूरल डेवलपमेंट मींस एक्शन प्लान पूरा, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जाके नहर बना के आ जाओ, सिर्फ जाके कुएं बना के आ जाओ। एक्शन प्लान चाहिए भैया। कैसे करोगे, प्लान बताऊंगा। किस किस चीज का, एक सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ, क्या लिखा है, रूरल एरिया। इट रिफर्स टू कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस। कॉम्प्रहेंसिव सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को पैसे नहीं देने हैं, सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, हमें इंक्लूसिव ग्रोथ करना है। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सिर्फ उनको सोशल नहीं, उनको इकोनॉमिक भी, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं सोशल भी। इसीलिए हम उनकी लाइफ को क्या कर पाएंगे, तभी तो इंप्रूव कर पाएंगे। बात करते हैं भैया ये जरूरी क्यों है, ये क्यों जरूरी है हमको रूरल डेवलपमेंट करना क्यों है। क्यों भैया, क्योंकि बल्क ऑफ और पॉपुलेशन कहां रह रहा है, रूरल एरिया में, और वो बहुत ज्यादा क्या है, पुअर है। दूसरा, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। अगर रूरल एरिया को डेवलप करना है तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना होगा। कितने लोग लगे हुए हैं सर, इतना क्या टेंशन ले रहे हो भैया, विथ मोर देन टू थर्ड पॉपुलेशन इंडिया की किस पे लगी हुई है, एग्रीकल्चर में। इसका मतलब रूरल एरिया में लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। लेकिन रूरल डेवलपमेंट में सिर्फ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से कुछ नहीं होगा, अपने को उन एरियाज को भी डेवलप करना होगा जिनसे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि हेल्थ, इस पे भी फोकस करना पड़ेगा। रूरल पीपल अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 टोटल पॉपुलेशन। देखो, हमारी कंट्री का 3/4 पॉपुलेशन अगर देखें तो रूरल एरिया में रह रहे हैं। और अगर इतने सारे लोगों की अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस हो गई तो कैन यू इमेजिन कि कितना अच्छा हो सकता है। देखो, मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहा हूं, मैं उनके घर के सामने कार खड़ी नहीं बोल रहा हूं, उनका 4 करोड़ का घर की बात नहीं हो रही है और वो अच्छे स्कूल में पढ़े, बात नहीं हो रही है। एटलीस्ट रहने के लिए घर, एटलीस्ट पीने खाने के लिए चीजें चाहिए, और एटलीस्ट वो पढ़ना और लिखना तो जाने। ये हम रूरल एरिया की बात कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। देखो, मेरे को एक चीज लगती है ना, मेरे को बहुत ही आयरनी लगती है कि अगर इंडिया का अर्बन एरिया बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, अगर हमारी कंट्री में इतने सारे एरिया बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि रूरल एरिया में रहने वाले लोग उस सारे ग्रोथ से बहुत पीछे हैं। तो हम लोग ये डेवलपमेंट करना जरूरी क्यों है। अगर हमको डेवलपमेंट करना जरूरी है ना, तो इसमें देखो क्या है, ध्यान से समझना। हम लोगों को पॉवर्टी गायब करनी है। अराउंड 22% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन, सो देयर इज अ सीरियस नीड फॉर टेकिंग सीरियस स्टेप्स फॉर, क्या लिखा है, रूरल डेवलपमेंट। इतने सारे लोग जो गरीब है ना, उनके हालात ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले तो पॉवर्टी हटानी पड़ेगी। कैसे हटाओगे भैया, उनको स्किल्ड बनाओ। देखो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि रूरल एरिया में, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि रूरल एरिया में उनको स्किल दे दो। स्किल किस चीज से रिलेटेड देनी चाहिए, पहले तो हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड एजुकेशन देना होगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्किल्स देने होंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमें ट्रेनिंग देनी होगी। क्यों सर, सिर्फ एग्रीकल्चर क्यों, क्योंकि रूरल एरिया का हमने पहले देखा मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर। चलो चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स टू बी इंप्रूव्ड थ्रू फॉलोइंग मेजर्स। क्या क्या करके भैया, पॉलिसी लेके आओ, क्या अपलिफ्ट करना है, उनकी लिटरेसी लेवल, उनका एजुकेशन लेवल, उनका स्किल लेवल, साथ में उनको बेटर और अच्छी अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटी लेके आनी है। लेकिन ये दोनों भैया, अच्छा एजुकेशन और अच्छा हेल्थ सिस्टम तभी आ पाएगा जब उस एरिया में
हम लोग अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएंगे, इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट दैट इज लोन वगैरह, मार्केटिंग, गुड्स को पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स को लाने ले जाने में जो चीजें हम लोगों को चाहिए वो जब तक के डेवलप नहीं होंगी ना दोस्तों, जब तक के डेवलप नहीं होंगी, मतलब गांव में रोड बनवाना, गांव में इरिगेशन चाहिए, जब तक के नहीं होगा तो दिक्कत हो सकती है। आगे चलते हैं दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। अब ये ध्यान से समझो, थोड़ा थोड़ा दिक्कत है। अगर हमारे कंट्री में इतने ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड है, सॉरी, तो आपको नहीं लगता कि ये जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो ही नहीं पा रहा है? तो ऐसे कुछ जो रिसोर्सेज है हमारे पास, जैसे अनएम्प्लॉयड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, जो जॉब नहीं कर पा रहे हैं, चाहे गांव में रहे चाहे शहरों में रहे, इन रिसोर्सेज को टैप करके हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने के लिए इनको आगे आने देना चाहिए, इनके लिए कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो क्या लिखा है, क्या लिखा है, सो इट विल इंप्रूव अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऐसा कुछ दिमाग लगाओ कि सिर्फ लोग खेती पे फोकस ना करते रह गए, जिनके पास खेती का कोई भी रिसोर्सेज नहीं है उनको एटलीस्ट अदर देन फार्मिंग भी कर देना चाहिए। आगे चलते हैं, लैंड रिफॉर्म। तो ये देखो, अब आपको लगे सर लैंड रिफॉर्म बीच में कहां से आ गया? सॉरी, हमारी कंट्री में रूरल एरिया में जितने भी लैंड लेबरर्स हैं, जितने भी लैंड लेबरर्स हैं, वो या तो किसी रिच फार्मर्स या रिच लैंडलॉर्ड्स के नीचे काम कर रहे थे, काम कर रहे हैं, या फिर 1950s के अराउंड बहुत सारे लोग जो जमींदार थे वो लोग काम करा रहे थे। मुझे लगता है लैंड रिफॉर्म्स लाने से क्या होगा पता है, इट विल इंप्रूव द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ रूरल पुअर बाय वाइडनिंग देयर लैंड ओनरशिप। भैया उनको लैंड की ओनरशिप दो, तभी तो वो अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे, तभी तो वो उतने रिसोर्सेज यूज कर पाएंगे जिससे उनका क्या बढ़ जाए दोस्तों, आउटपुट। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, ध्यान से समझना। प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक तो मेरे पास लैंड है नहीं, एक तो मेरे पास लैंड है नहीं, और अगर लैंड नहीं है तो मैं रिसोर्सेज को टैप नहीं कर पा रहा, रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहा। रूरल एरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही तो है कि आपके पास उतनी लैंड ओनरशिप इनफ नहीं है कि अगर मैं फर्टिलाइजर ला लेता हूं, पेस्टिसाइड ला लेता हूं, इरिगेशन फैसिलिटी ला लेता हूं, चलो स्किल्ड हो जाता हूं, एजुकेटेड हो जाता हूं, बट एट द सेम टाइम मेरे पास उतनी लैंड ओनरशिप नहीं है कि ये सारी चीजों को मैं यूज करके कुछ आउटपुट या प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकूं। तो चलो चलते हैं, अब हमें कुछ एक पॉइंट समझना है। किसानों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां पर बेचारे आकर फंस जा रहे हैं, कौन लोग दोस्तों, किसान लोग फंस जा रहे हैं। कहां पे फंस जा रहे हैं, वो है पैसा। पैसा क्या सर, मींस इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फर्टिलाइजर के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो अगर आप लोग रूरल एरिया को डेवलप करना चाहते हो गवर्नमेंट वालों, तो सबसे पहले इस बात पर फोकस करो कि उनको सही टाइम पीरियड पर उनको क्या मिलना चाहिए, पैसे मिलना चाहिए। और अगले टॉपिक का टाइटल ही है रूरल एरिया में मिलने वाला क्रेडिट। ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल। जब मुझे पैसा चाहिए ना, तब मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। टू रियलाइज हायर इनकम प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। सर इसका मतलब बता दो। देखो, जो लोग खेती कर रहे हैं या जो लोग पोल्ट्री कर रहे हैं, इन दोनों को ही कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तब तो उन लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्रेडिट इज द लाइफ लाइन ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी। अगर आप लोगों को क्रेडिट नहीं मिलेगा ना तो दिक्कत हो सकती है। तो क्या लिखा है, क्यों जरूरी है कि फार्मर्स को सही टाइम पे लोन मिलना चाहिए, या फार्मर्स को लोन मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या लिखा है, क्रेडिट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि वो उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को हेल्प करता है। अगर मुझे पेस्टिसाइड खरीदना, अगर मुझे HYV सीड खरीदना, अगर मुझे पेस्टिसाइड खरीदना, अगर मुझे लेबर बुलवाने हैं, डिगिंग ऑफ वेल्स है, फेंसिंग लगवानी है, ये सब के लिए मुझे लैंड की इंप्रूवमेंट करानी है, मुझे नई लैंड परचेस करनी है, ये सब के लिए मुझे पैसे चाहिए। दूसरे नंबर पर लिखा है मोस्ट फार्मिंग फैमिलीज इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स। उनके पास उतने पैसे नहीं है, वो सिर्फ अपने घर के लिए बनाते थे, क्योंकि प्रोडक्शन के थ्रू पैसा कमाना है तो उनको इन्वेस्ट करने देना पड़ेगा, और अगर आगे इन्वेस्ट करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी। और पैसे की जरूरत एक फार्मर को जेस्टेशन पीरियड में पड़ती है। कब, सोविंग और हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप। इस बीच में ये जो बीच का जो
एरिया है ना, जो बीच का टाइम है, ये जो जेस्टेशन पीरियड है, इस टाइम पीरियड में बंदे को बहुत सारा खर्चा करना होता है। लेबर बुलवाने हैं, डिगिंग ऑफ वेल्स है, इरिगेशन है, पेस्टिसाइड है, घर का खर्चा है। इस टाइम पीरियड के लिए, दैट पीरियड के लिए बहुत सारे खर्चे करने होते हैं और उसको क्या जरूरत लगेगी? क्रेडिट की जरूरत लगेगी। अब आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से समझना नहीं ये वाली लाइन। तो सर क्या फार्मर अगर बैंक से नहीं ले रहा होगा तो कहीं ना कहीं से तो वो फार्मर अपनी क्रेडिट जो नीड्स है उसको तो फुलफिल कर रहा होगा। इसमें देखो लिखा है क्रेडिट नीड्स ऑफ द टिपिकल इंडियन फार्मर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। सबसे पहला, लोन किस किस चीज के लिए चाहिए? शॉर्ट टर्म नीड चाहिए भैया, शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए। क्या करने के लिए? परचेस ऑफ इनपुट्स लाइक सीड वीड, ये सिर्फ 6 से 12 महीने के लिए उसे चाहिए। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह पेमेंट करना है, जैसे वो नहीं चल रहा है, पंप वप चल रहा है, ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है, उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसके लिए पैसा चाहिए। फिर लिखा हुआ है मीडियम टर्म। मीडियम टर्म जो क्रेडिट होता है ना, वो 12 महीने से लेकर दैट इज 1 साल से 5 साल। ये क्या करने के लिए? मशीन परचेस करने के लिए, फेंसिंग लगवाने के लिए, कुएं खुदवाने के लिए। और सबसे बड़ा होता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है भैया कम से कम 5 साल से 20 साल के लिए। ये काहे के लिए? लैंड परचेस करने के लिए या फिर परमानेंट इंप्रूवमेंट करने के लिए एग्जिस्टिंग लैंड पर। क्या होता है ना, कभी कभी जब आप बहुत ज्यादा खेती कर जाते हो तो कुछ कुछ क्रॉप की वजह से, कैश क्रॉप की वजह से लैंड की जो फर्टिलिटी रहती है, क्वालिटी रहती है, वो बहुत गिर जाती है। आगे चलते हैं, अब अपन डिस्कस करने वाले हैं हमको रूरल क्रेडिट मिलेगा कहां से, हम वो कौन से एरिया होंगे जहां से हमको रूरल क्रेडिट मिलने वाला है। तो सबसे पहला है नॉन इंस्टीट्यूशनल। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। ट्रेडिशनली मतलब पहले क्रेडिट जो नीड्स होती थी फार्मर की, वो किससे होती थी? नॉन इंस्टीट्यूशनल से। हमारे कंट्री में 93% जो बोरोविंग था फार्मर का, वो कौन से एरिया से जाता था? नॉन इंस्टीट्यूशनल से। सर कौन कौन होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल में? सबसे पहला होता है दोस्तों मनी लेंडर, गांव के बड़े लोग, फार्मर्स। मनी लेंडर हैव बीन एडवांसिंग अ मेजर शेयर ऑफ क्रेडिट बट फार्मर आर एक्सप्लॉइटेड थ्रू, क्या लिखा है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिना फार्मर्स के नॉलेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना फार्मर्स के नॉलेज अकाउंट्स के साथ क्या किया जाता है दोस्तों? मैनिपुलेशन किया जाता है। और ये लोग किससे ले सकते हैं? रिलेटिव से। इसका दूसरा नाम इनफॉर्मल लोन है, ये अपने ओन रिलेटिव से लेंगे और इसमें इंटरेस्ट नहीं है। एक बात ध्यान रखना है कि रिलेटिव्स को जब आप पैसा दोगे तो कब दोगे? हार्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद आप इनको पैसा दोगे। अब आते चलते हैं ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट। इनका काम है इन दो लोगों को मिलाना। भाई आप लोन दे सकते हो, तू लोन ले सकता है, ठीक है, इन दोनों को मैं तुम दोनों को मिला लूंगा, बीच का कमीशन मैं चार्ज करूंगा। ये सबसे बड़े वाले चोर है। दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर ऑन द मॉर्गेज ऑफ क्रॉप्स एट द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस कंडीशन पे कि क्रॉप तुम लोग हम लोगों को लो रेट पर बेचोगे। लास्ट है रिच लैंडलॉर्ड्स, गांव के बहुत बड़े अमीर लोग। देखो इनका काम, ये जो लोग हैं ना, इनका काम सिर्फ लोन देना नहीं है, मनी लेंडर्स का काम लोन देना है। ये रिच लैंडलॉर्ड्स है, इनका काम दूसरा है। लेकिन ये गांव में बहुत अमीर लोग हैं, इनके पास 300 एकड़ जमीन, 100 गाय, इनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। तो लैंडलॉर्ड्स चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन, एक्सप्लॉइट द फार्मर, स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। आगे चलते हैं दोस्तों, अब अपन डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसी नीड आ रही है कि अगर हम लोगों को नॉन इंस्टीट्यूशनल से लोन मिल जा रहा है तो हम लोगों को दिक्कत क्या है? अभी आपने दिक्कत देखा ना कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, और खास करके जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है ना, इनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो गवर्नमेंट को एक बात पता चली, कि बात क्या पता चली अब ये देखते हैं, ध्यान से समझना। ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है, आपको पता होना चाहिए ये वाली लाइन। क्या लिखा है देखो, But 1981, the institutional areas came into the principal channel of rural credit. काहे के लिए? Various non-institutional resources used to exploit farmer by lending high rate of interest. Government ने establish किया with the following objective. क्यों किया तो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है to provide एडिक्वेट, जितना चाहिए उतना, जितना जरूरी है उतना, एट चीपर इंटरेस्ट रेट। और दूसरा, ये सिर्फ पैसा नहीं देंगे, ये असिस्ट करेंगे स्मॉल एंड फार्मर को, ताकि वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके और एट द सेम टाइम अपनी इनकम को क्या कर सके? मैक्सिमाइज कर सके। तो सर ये कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल एरियाज हैं? ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल एरिया है? तो उसमें सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों, ध्यान से समझना, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। मैं आपको अभी एक डिफरेंस बता देता हूं। एसएचजी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर लेमैन पर्सन को समझाना हो तो एसएचजीज वर
not used to register themselves, whereas cooperative credit society, cooperative marketing society, cooperative farming society, ये सारे कहीं ना कहीं 1919 का जो एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, उसके तहत रजिस्टर्ड होते हैं, या इनका अकाउंट्स आपको थोड़ा बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। बट एसएचजी अपने आप में नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनका काम कोई ऐसा काम नहीं है कि रजिस्टर्ड करने के बाद काम शुरू होगा। एसएचजी विदाउट रजिस्ट्रेशन भी काम चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, 10 अडल्ट मेंबर एक साथ आएंगे, सबका मेन एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, एक दूसरे को मनी पूल करेंगे, मिनिमम कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा टू गेट योरसेल्फ इन दी कोऑपरेटिव सोसाइटी। 5,000 रुपए 10,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। वो पैसा देने के बाद उसमें से जो मनी पूल होके जो जमा हुआ है, उसमें से एक नीडी बोरोवर को बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर उनको दे देंगे। लेकिन इसकी एक बात खास है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट जो देगी वो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर को ही देगी। अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझना। प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू द फार्मर एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस इन डाइवर्स एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। जैसे मान के चलो कि कौन सा वीट परचेस करना चाहिए, कौन सी सीड परचेस करना चाहिए, कहां से फर्टिलाइजर लूं, फर्टिलाइजर कब डालूं, पानी कितना डालूं, ये भी लोग एक काम कर सकते हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट अकाउंट्स फॉर पूरे कंट्री का 16 to 70% जो लोन मिलता है लोगों को, वो इससे मिलता है। सोसाइटीज विल प्रोवाइड, सोसाइटी क्या क्या बेनिफिट देगी भैया, ये टाइम पे आपको पैसा दे देंगे, मनी लेंडर का टेंशन नहीं है, दैट इज जो आपका मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स होता था, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये चलो गया। अब देखो एक ना बात ध्यान आती है गवर्नमेंट को कि यार कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अच्छा कर रही है, लेकिन पूरे कंट्री के जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट नहीं पहुंचा पाएगी। तो इसीलिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें कमर्शियल बैंक एस्टेब्लिश करना पड़ेगा विद द एम टू प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द नीडी और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। इसलिए कमर्शियल बैंक, अब ध्यान से सुनना दोस्तों, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1955 with a focus on क्या लिखा है, रूरल क्रेडिट। The government of India realized that rural credit needs not to be, बहुत ध्यान से समझना, could not be made by cooperative credit societies alone। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से ये लोग, ये जो फार्मर्स है, अपना घर नहीं चला पाएंगे, अपनी नीड फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए a major change occurred। अब एक काम करते हैं भैया, 1969 को इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस चालू किए गए और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करना चालू किया कमर्शियल बैंक ने। अब ध्यान से समझना 1969 को क्या हुआ था। 1969 को बैंकों का हुआ था नेशनलाइजेशन, मतलब जो कुछ ऐसी बैंक थी जो प्राइवेट थी उनको पब्लिक सेक्टर को हैंडल करने दिया गया। क्यों सर? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विल नॉट प्रोवाइड लोन टू पुअर और मार्जिनल फार्मर, और हमको तो पुअर और मार्जिनल फार्मर्स को ही तो लोन प्रोवाइड करना है। तो गवर्नमेंट ने सोचा 1969 को ये प्राइवेट बैंक्स का नेशनलाइजेशन होना चाहिए, दैट इज ये गवर्नमेंट के हाथों में उनका ऑपरेशन मैनेजरियल डिसीजन देना चाहिए, ताकि ये लोग कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देंगे जिनको बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अ मेजर चेंज अकर्ड 1969 व्हेन इंडिया अडॉप्टेड द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अप्रोच थ्रू वेरियस एजेंसीज। अब आगे चलते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक, बहुत इजी है, इसको एक बार में पढ़ना। दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ देयर लैंड। लोन्स आर प्रोवाइडेड, किसके लिए प्रोवाइड हो रहा है? रिपेयरिंग द ओल्ड डेट्स और रीपेइंग द ओल्ड डेट, और अपनी लैंड की इंप्रूवमेंट करने के लिए। इसके बाद है सबसे इजी, रीजनल रूरल बैंक। दे आर ओपनड इन दोज एरिया वेयर देयर आर नो बैंकिंग फैसिलिटी, मतलब एकदम रूरल एरिया, रिमोट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज टू, सिर्फ और क्या लिखा है? स्मॉल एंड पुअर फार्मर। ये पूरे कंट्री के स्मॉल और पुअर फार्मर को नहीं कनेक्ट करने वाले, ये उन स्मॉल और पुअर फार्मर्स को कनेक्ट करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा रिमोट और रूरल एरिया में रहते हैं। इसके बाद है नॉन इंस्टीट्यूशनल एरिया के, सॉरी इंस्टीट्यूशनल एरिया में बहुत बड़ा मेजर रोल इंपैक्ट कर रहा है, वो है नाबार्ड। 1982 में एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन बनाया गया, एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन बनाया गया जो पॉलिसी बनाएगा, प्लानिंग करेगा, ऑपरेशन करेगा इन द फील्ड of rural credit to serve as an apex funding agency। It is an apex funding agency। किसके लिए? वो इंस्टीट्यूशन जो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, ये उनके लिए, जैसे आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए होगा, वैसे ही नाबार्ड रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशन की देखरेख करेगा।
टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर टू इंप्रूव द क्रेडिट डिलीवरी। सही टाइम पर सही आदमी को मिल रहा है कि नहीं लोन, ये देखना बहुत जरूरी है। इट मेंटेन्स कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ अ रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑल एजेंसी। इसका ये मतलब होगा कि भैया देखो, बेसिकली नाबार्ड क्यों खोला गया है? नाबार्ड इसलिए खोला गया है ना कि जो रूरल क्रेडिट जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो क्रेडिट जा रहा है वो सही जा रहा है कि नहीं। तो अब अगर सही नहीं जाएगा तो नाबार्ड किसको वो करेगा, रिपोर्ट करेगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये कोऑर्डिनेट करता है कि भैया देखो सर, हम लोगों को लग रहा है कि आंध्र प्रदेश में जितने भी रूरल क्रेडिट जो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है एग्जांपल के लिए, वो शायद उतना एडिक्वेट नहीं है। वहां पर शायद कोई ना कोई दिक्कतें आ रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट पर दिक्कत आ रही होंगी, या प्रोवाइडिंग लोन के ऊपर दिक्कत आ रही होगी, या फिर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ गांव में तो अच्छा खासा लोन प्रोवाइड हो रहा है। ये सारी बातें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नाबार्ड बताएगा, क्योंकि नाबार्ड इन सारी क्रेडिट एजेंसी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इनको सुपरवाइज करना, इनको कंट्रोल करना, इनका ऑपरेशन देखना, इनके लिए पॉलिसी फॉर्मेशन करना, ये सारे काम नाबार्ड करता है। अब आगे चलते हैं। बट वॉट अबाउट दोस रूरल पुअर हु हैव नो एक्सेसिबल या सस्टेनेबल एक्सेस टू द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम? भैया वो लोगों की बात करो जिनका घर बैंकों से बहुत दूर है, उन लोगों की बात करो जो बहुत इंटीरियर्स में रहते हैं, रिमोट रूरल एरिया से भी और अंदर रहते हैं। वहां क्या करोगे जहां पे बैंकिंग सिस्टम नहीं है? उनके लिए एसएचजी, देखो एसएचजी जो है ना, ये ध्यान से समझना, ये माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस क्या होता है उससे पहले ना एसएचजी पढ़ लेते हैं। एसएचजी प्रमोट थ्रिफ्ट, ये सोच, सेविंग करने की सोच को थ्रिफ्ट बोलते हैं। थ्रिफ्ट in small proportion by minimum contribution from each member, इसी को तो बोलते हैं, इसी को तो क्या बोलेंगे? पूलिंग ऑफ मनी। इसी को क्या बोलेंगे अपन? पूलिंग ऑफ मनी। फ्रॉम द पूल्ड मनी credit is given to the needy members at reasonable interest which अब एक सेकेंड ध्यान से समझना इसको, थोड़ा टेक्नोलॉजी थोड़ा सा क्या है, रायपुर गांव है ना तो थोड़ा टेक्नोलॉजी बन नहीं पाती। हाँ, अब ध्यान से समझना, इसमें लिखा है विच इज टू बी रिपेड इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट। भैया देखो एसएचजी में, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये लोग कोई रजिस्टर्ड ग्रुप नहीं है। ये लोग बहुत छोटे अमाउंट का मनी पूल करते हैं, जो नीडी बोरोवर रहते हैं उनको बहुत कम रेट पर और स्मॉल इंस्टॉलमेंट, बहुत छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट के ऊपर दे देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो एक फैक्ट है, मई 2019 तक नियरली 6 करोड़ वुमेन इन इंडिया हैव बिकम द मेंबर ऑफ 54 लाख एसएचजी। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि जिस पर्पस के लिए बोरोविंग हो रही है, मेनली कन्फाइंड टू क्या हो जा रहा है? कंजम्पशन। मतलब प्रोडक्टिव पर्पस के लिए बोरो नहीं किया जा रहा है। यहां पर अपन खत्म करते हैं दोस्तों रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट में अपन ने पढ़ा इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, और हमने पढ़ा कि इंस्टीट्यूशनल लाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और सबसे पहले हमने पढ़ा था रूरल डेवलपमेंट के प्रोसेस। चालू करते हैं अगला टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग। दोस्तों इस चैप्टर में रूरल क्रेडिट और रूरल बैंकिंग दो वर्ड्स हैं। रूरल क्रेडिट मतलब होता है कि रूरल एरिया में चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के थ्रू, चाहे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के थ्रू जो क्रेडिट मिल रहा है उसे बोलेंगे रूरल क्रेडिट। वेयरएज रूरल बैंकिंग सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के अंदर आएगा। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग। क्या रूरल बैंकिंग वो सारे ऑब्जेक्टिव्स जो गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के थ्रू प्रोवाइड करने चाहे थे वो फुलफिल कर पा रही है? कर पा रही है तो ठीक, नहीं कर पा रही तो कहां नहीं कर पा रही है, और उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं? तो सबसे पहला है इनसफिशिएंसी। जितना रूरल क्रेडिट का डिमांड है वो कम है जितनी उनकी सप्लाई है। इसका यह मतलब है कि रूरल क्रेडिट की जितनी डिमांड है कंट्री में, उतना रूरल क्रेडिट शायद इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मिलकर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे नंबर पर है इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। क्या लिखा है? इंस्टीट्यूशन हैव फेल्ड टू कवर द एंटायर रूरल फार्मर। जिन रूरल फार्मर्स को रूरल क्रेडिट की नीड है, उतनी नीड को कवर करने के लिए उस नंबर में इंस्टीट्यूशंस है नहीं क्रेडिट प्रोवाइड करने वाले।
अब आगे चलते हैं यहां पर लोग इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, ये थोड़ा ध्यान से समझना। अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शनड टू द फार्मर्स ऑल्सो इनएडिक्वेट। हिंदी में क्या लिखा है? प्रॉब्लम यह होती थी कि फार्मर इस अमाउंट को अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करते थे, लेने का पर्पस कुछ और था। भैया आप लेना चाह रहे थे, लोन इसलिए लिया था कि आप इंप्रूवमेंट इन लैंड कर लोगे, आप इरिगेशन के लिए यूज करोगे। टेक्नोलॉजी फिर से मेरे सामने आई और टेक्नोलॉजी ने पेज इधर उधर कर दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका दिमाग वैसे यहां की टेक्नोलॉजी भी इधर उधर हो रही है। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, बीटी नहीं लेते, पढ़ते हैं। अब इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन को एक बार और मैं बता देता हूं। जिस पर्पस के लिए लोग लोन ले रहे हैं उस पर्पस के लिए उन लोग लोन खर्च नहीं कर रहे हैं, और जितना लोन मिल रहा है वो इनएडिक्वेट है। अगर 40,000 चाहिए तो 10,000 मिल जा रहा है। अरे तो बस जिस पर्पस के लिए मैंने 40,000 सोचा था, अमाउंट ही कम मिला है, तो मैं उस पर्पस के लिए कैसे खर्च कर लूंगा? आगे चलते हैं। लेस अटेंशन टू पुअर फार्मर। हमारे कंट्री का तो ये तो बेस है कि हम पुअर फार्मर को बिल्कुल गिव अप कर देते हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती इस बात की है कि बैंक्स उनसे गिरवी मांग रही है। अब गिरवी मांगेंगे तो पुअर है, तो पुअर है फिर फार्मर है, मतलब ये डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। उसके पास कहां से रहेगा कुछ मॉर्गेज रखने के लिए? तो उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। ड्यू टू लैक ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी नीडी फार्मर जनरली रिजेक्टेड क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स। जो बिग फार्मर्स थे उनको बैंक से प्रेफरेंस पहले मिल जाता था कि उनके पास क्या है दोस्तों, गिरवी रखने के लिए कुछ ना कुछ सिक्योरिटी है। ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझना है। ग्रोविंग ओवरड्यूज, बेसिक रीजन ऑफ ग्रोविंग ओवरड्यूज। पहली बात, ग्रोविंग ओवरड्यूज क्या होता है? जो लोग लोन लेते तो हैं लेकिन जानबूझकर लोन नहीं पटाते, उसके बहुत सारे रीजन है, जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है, या ऐसा ये कंडीशन बन गया है कि भैया देखो हम तो फार्मर है, हमको अगर लोन मिल भी जाता है तो हम हमारी पूरी पेइंग कैपेसिटी है, मानसून आया नहीं, कीड़े खा लिए, दूसरे वाले जो फार्मर्स उन्होंने हमारी खेती के सामान को चला दिया, बहुत सारी चीजें वो बोलकर ग्रोविंग ओवरड्यूज। ग्रोविंग ओवरड्यूज मतलब लोन ले तो रहे लेकिन पटा नहीं रहे। बेसिक रीजन फॉर ग्रोविंग ओवरड्यूज इज द, क्या लिखा है? पुअर रिपेइंग कैपेसिटी ऑफ द फार्मर्स। लो प्रोडक्टिविटी है तो लो इनकम होगा। इसीलिए 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 क्या लिखा है? इसीलिए क्या लिखा है वो अपन पहले पढ़ते हैं, पहले अपन इसको इधर सरका लेते हैं। इसीलिए क्रेडिट देने वाले इंस्टीट्यूशन लोन देने से डरते हैं। एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट रेट, ये लोन ना पे करने की जो डिफॉल्ट रेट है ये बहुत ज्यादा ओवर द पीरियड बढ़ रहे हैं। इट इज फाउंड दैट फार्मर्स आर डेलिब्रेटली, जानबूझकर रिफ्यूजिंग टू पे बैक लोन। अब यहां पे एक कंसेप्ट है तनवा, वो प्लीज मैं यहां पे हट रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लीजिएगा। तनवा बेसिकली वुमेन्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तमिलनाडु में हुआ था, और सिर्फ ये क्यों बनाया गया था? ये बनाया गया था वुमेन्स को ट्रेंड करना सक्सेसफुली, और उन लोगों को अर्निंग मनी, वर्मी कंपोस्ट और उनकी अर्निंग बढ़ाना, ये सारे लोगों के लिए ये वेंचर खोला गया था। वुमेन्स आर फॉर्मिंग फार्म्स, वुमेन्स ग्रुप फंक्शंस लाइक एसएचजी। ये आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ये फैक्ट वाली बात है। आगे चलते हैं, अब ध्यान से समझना। अब अपने को डिस्कस करना है, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोलने वाला हूं। अगर एक फार्मर रूरल क्रेडिट ले भी लेता है तो दूसरी ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो इस प्रोड्यूस को मार्केट में कैसे बेचे। सर क्यों सामने आ रही है बात? देखो, ये जो फार्मर है अपनी लैंड पर जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनका मेन मोटिव क्या है कि इस प्रोड्यूस से अच्छी खासी इनकम जनरेट करना, सस्टेनेबल इनकम जनरेट करना, और इसे वो बेचेंगे कहां? ये इनकम जनरेट कहां से होगी? इस प्रोड्यूस को उन्हें कहां बेचना पड़ेगा? मार्केट में। लेकिन मार्केट में पहुंचना, ग्रेडिंग करना, प्रोसेसिंग करना, स्टोरेज करना, अच्छे रेट पर बेचना, कहां बेचूंगा, कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये सारी चीजों के कंसेप्ट को एक वर्ड में अपन बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। Rural people not only face with the problem of finance but also encounter difficulties in marketing their goods। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हिंदी में जो लिखा हूं, मतलब फार्मर्स के लिए पैसा सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी कि गुड्स को सही रेट पर कहां बेचें, नहीं बिका तो स्टोरेज कहां करेंगे, दूसरा मेरे पास मीडियम ही नहीं है,
गुड्स को प्रोडक्शन एरिया से मार्केट ले जाने के लिए। बेसिकली मैं गुड्स को सही तरीके से मार्केटिंग नहीं कर पा रहा हूं। आगे चलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, मीनिंग क्या लिखा है, देखो, इट इज अ प्रोसेस, क्या इन्वॉल्व है उसमें, असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज अक्रॉस द मार्केट या अक्रॉस द कंट्री। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट एक्टिविटीज, मूवमेंट ऑफ फार्म प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू, क्या लिखा है, फाइनल कंज्यूमर। बट देखो देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि एक फार्मर, जिसको उसको फार्मिंग तो आती है क्योंकि वो उसमें प्रोफेशनल है, प्रो है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब मैं प्रोड्यूस तो कर लिया, अब मैं इसको बेचूं कैसे, क्या तरीके होंगे, क्या मिडिलमैन से बात करना पड़ेगा, क्या साथ में मिलकर बेचना पड़ेगा, क्या मैं अकेले बेचूं, मैं उन एरियाज पर जाऊं कैसे जहां इसका सबसे बड़ा मार्केट है, जहां लोग मेरे से खरीदने के लिए तैयार हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो क्या लिखा है, बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाज ऑलमोस्ट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ, क्या लिखा है, मनी लेंडर, ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट्स। ड्यू टू दिस फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कौन कौन, जो बंदा इसे मार्केट में पहुंचाना चाहता है। क्या, सबसे पहला, मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर। प्रायर टू इंडिपेंडेंस फार्मर सफर्ड फ्रॉम फॉल्टी वेइंग, गलत वजन, नायक मूवी भैया। और दूसरा क्या लिखा है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, 50 केजी 12 रुपए को 50 केजी 10 रुपए कर दिए, मतलब बेसिकली बिना उनके नॉलेज में उन लोगों के साथ मैनिपुलेशन अकाउंट। दूसरा, सबसे बड़ी फार्मर के सामने दिक्कत आ रही है, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, सही प्राइस कहां मिलेगा ये पता ही नहीं है। इसकी वजह से ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन फार्मर ऑफन फोर्स टू सेल एट द लो प्राइस, जिससे उसको, इस वर्ड को क्या बोलते हैं पता है, डिस्ट्रेस। तो सर एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, तो सर ये लोग वेट क्यों नहीं कर रहे हैं सही प्राइस के लिए, क्योंकि सर फार्मर्स के पास वेट करने के लिए स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। आगे चलते हैं, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, फार्मर्स डिड नॉट हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी टू कीप बैक देयर प्रोड्यूस फॉर सेलिंग, और वैसे भी स्टोरेज ना होने की वजह से आज भी हमारे कंट्री में 10% जो प्रोड्यूस जो ग्रेन है वो क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। अब एक कंसेप्ट आपके सामने आ रहा है, डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस मतलब होता है जब आपको जानबूझकर, पैसे की जरूरत होने की वजह से जानबूझकर, आपको पता है ये लो प्राइस है, फिर भी उस लो प्राइस पर बेच देना क्योंकि आपको इमीडिएट कैश की रिक्वायरमेंट है। अब देखना इसमें क्या लिखा है, रिफर टू सिचुएशन व्हेन फार्मर्स कंपेल्ड, मतलब जानबूझकर, सेल देयर प्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट, नो मैटर हाउ नाउ द मार्केट प्राइस इज। क्यों भैया, क्योंकि फार्मर को लोन पटाने के लिए इमीडिएट कैश की जरूरत है, और दूसरा स्टोरेज कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि भैया इससे अच्छा है रोकने की बजाय, हमको स्टोरेज फैसिलिटी ढूंढने की बजाय, इस प्रोड्यूस को कहीं रखने की बजाय कम रेट पे ही बेच दो, एटलीस्ट कम मिलेगा लेकिन पूरा सामान मेरा बिक जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब ध्यान से समझो, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रही है, बिकॉज इट इज नेसेसरी टू, जो प्राइवेट ट्रेडर है, ये जो मंडी वाले हैं, जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, दिक्कतें कर रहे हैं, उनकी जो एक्टिविटी है, मैनिपुलेटिव एक्टिविटी, उसको क्या किया जा सके दोस्तों, रेगुलेट किया जा सके। अगर 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 ध्यान से समझो, गवर्नमेंट बीच बचाव करने नहीं आएगी तो मैनिपुलेशन अकाउंट्स होता रहेगा, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी होते रहेगी, और फार्मर कम रेट पर बेचता रहेगा क्योंकि उसे मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, और प्राइवेट ट्रेडर्स हमेशा के लिए मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स और एक्सप्लॉइटेशन फार्मर्स के साथ करते रहेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ इंप्रूव करने के मेजर्स, कुछ स्टेप उठाए, किसको ठीक करने के, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को। सबसे पहले तो भैया एक मार्केट बनाओ जो रेगुलेटेड हो, जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चले, जिसका सुपरविजन गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी करते रहे। रियलिटी में होता है कि नहीं, वो बात नहीं है। रेगुलेटेड मार्केट एक ऐसा होगा जहां ऑर्डरली इंफॉर्मेशन, सुपरविजन और ऑडिट होता रहेगा। देखो क्या लिखा है, ध्यान से समझना, रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम द मैनिपुलेशन हेल्ड बाय सेलर और ब्रोकर। अब आगे क्या लिखा है, देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर एक अच्छा मार्केट बना भी लो, वहां बड़े बड़े सुपरवाइजर लगा भी दो, प्रॉब्लम यह है ना कि भैया मैं गुड्स को रखूंगा कहां। अगर मैं गांव से लेके आता हूं और 4 दिन बाद अगर वो मार्केट ओपन होने वाला है,
तो मुझे तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैं तो टेलीकम्युनिकेशन से बहुत दूर हूं, मैं गांव में एक पुअर फार्मर हूं, मेरे पास फोन और इंटरनेट तो है नहीं। अब मैं आया, मुझे पता चलता है कि यहाँ तो 4 दिन बाद मंडी ओपन होने वाली है, मार्केट ओपन होने वाला है वो रेगुलेटेड मार्केट, मुझे पता है मेरे को सही प्राइस मिल जाएगा, लेकिन इस 4 दिन का क्या करूं मैं, इस 4 दिन का क्या करूं, इसके लिए मुझे क्या खोलना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या खोलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अब उसमें रोड्स आ गए, उसमें रेलवे भी आ गया, उसमें वेयर हाउसेस भी आ गए और उसमें गोडाउन भी आ गया, ताकि हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से मिल पाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आज भी गोडाउन और जितनी भी ये फैसिलिटीज हैं, ये उस लेवल पर नहीं है जितने फार्मर्स को उस लेवल की नीड है। आगे चलते हैं। जो गवर्नमेंट है उन्होंने ना एक कंसेप्ट बताया फार्मर्स को, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी? साथ में आना लोन प्रोवाइड करने के लिए, साथ में आना मार्केट तक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस को भेजने के लिए, देयर इज अ बिग डिफरेंस। क्या बोला मैंने? साथ में आना लोन प्रोवाइड करने के लिए, साथ में आना मार्केट में सामान पहुंचाने के लिए। तो देखो क्या लिखा है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी। रीजन, ताकि फार्मर्स को सही प्राइस मिल सके। दिस इज अ सिस्टम इन विच फार्मर्स पूल देयर मार्केटेबल सरप्लस, जो एक्स्ट्रा उगा के रखे ना सेल्फ कंजम्पशन के बाद, वो जो क्रॉप है, और उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने रेवेन्यू को ऑन द बेसिस ऑफ ईच इंडिविजुअल शेयर। अपन ने 4 फार्मर्स का सामान जोड़ा, एक फार्मर को बोला भाई जब मार्केट में बेच क्या, जो पैसा मिलेगा अपने अपने शेयर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। एज अ मेंबर ऑफ दी सोसाइटीज, फार्मर फाइंड देमसेल्फ बेटर बार्गेनर, क्योंकि एक साथ बल्क में परचेस कर रहे हैं ना, तो मार्केट में अच्छा प्राइस भी मिलेगा। सर इस सोसाइटी में क्यों, मैं एक फार्मर पूछ रहा है कि ये जो सोसाइटी, इसे क्या बेनिफिट मिलेगा मेरे को? चलो मैं बल्क वाला तो समझ गया, और क्या बेनिफिट है? क्या सिर्फ एक बेनिफिट है? नहीं भैया, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बनने का आपको और सारे बेनिफिट है। पहला है इट इंप्रूव्स द, क्या लिखा है, बार्गेनिंग पावर। क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? बार्गेनिंग पावर, क्योंकि आप बल्क में क्या कर रहे हो, खरीद बिक्री कर रहे हो। दूसरा, सोसाइटी हेल्प करने वाली फार्मर को कि क्या रिक्वायरमेंट, कैश रिक्वायरमेंट। अब तेरे को अगर मान के चलो जल्दी से कैश की रिक्वायरमेंट है, तो सोसाइटी तेरे को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन भी दे देगी, तेरे को इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट भी दे देंगे। कभी कभी तो स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि फार्मर को सही प्राइस वेट करने का मौका मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, सोसाइटीज बल्क ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज चीपर और इजियर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी आप लोगों को हेल्प करेगी। बट एक प्रॉब्लम, अब ध्यान से समझना, अभी भी एक प्रॉब्लम है। अगर ये सारे मार्केटिंग इंप्रूवमेंट होने के बाद भी, अच्छी खासी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के बाद भी, अगर फार्मर को सही प्राइस नहीं मिल रहा है, अगर फार्मर को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं मिल रही, अगर फार्मर को फिर भी मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट झेलना पड़ रहा है, तो खत्म करो, एक काम करो, डायरेक्ट गवर्नमेंट को बेचना चालू करो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट लाए हैं, अपार्ट फ्रॉम कोऑपरेटिव क्रेडिट मार्केटिंग सोसाइटी, अपार्ट फ्रॉम रेगुलेटेड मार्केट, अपार्ट फ्रॉम सही प्राइस। उन्होंने क्या सोचा, एक काम करते हैं, हम डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट लाते हैं इस प्रॉब्लम को। तो क्या लिखा है, बट अभी भी एक प्रॉब्लम है कि फार्मर को मार्केट में सही प्राइस नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, कौन खरीदेगा उससे? दूसरा, अगर गवर्नमेंट खरीदेगा तो किस प्राइस पर? क्या वो मार्केट से ज्यादा होगा? कि तीसरा, गवर्नमेंट फार्मर से खरीद तो लेगा, तो वो उसे किस पर्पस के लिए यूज करेगा और रखेगा कहां, उसका करेगा क्या? उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला एक सेकंड, हम ला रहे हैं डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। क्या लिखा है? डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। आपने बहुत बार नाम सुना होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर फार्मर को सही प्राइस नहीं मिल रहा होगा, अगर फार्मर को लग रहा है कि मार्केट में जो प्राइस है बहुत सस्ते में मैं बेच रहा हूं, मुझे बहुत लॉस हो रहा है, तो एक काम करो, गवर्नमेंट बोल रही है फार्मर को, तू हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बेच दे, दैट इज एमएसपी पर, रेगुलेटेड सपोर्ट प्राइस पर बेच दे। क्या लिखा है? Government fixes the minimum support price of agriculture produce like wheat and rice, maize and cotton। और इससे क्या होगा, ये वो प्राइस है जो मार्केट प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, तो इससे फार्मर को हेल्प हो रहा है। लेकिन जैसे ही फार्मर को पता चलेगा कि गवर्नमेंट हम लोगों से मार्केट से ज्यादा रेट पर खरीद रही है, तो चलो भैया चलो, अब सिर्फ गवर्नमेंट को बेचेंगे। इसकी वजह से हो सकता है गवर्नमेंट के पास बहुत सारा स्टॉक आ जाएगा, बफर स्टॉक। Food Corporation of India purchases wheat and rice at MSP. From this purchase they will create buffer stock। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने, फार्मर्स ने इस रेट पर गवर्नमेंट को सप्लाई किया है, जिसकी वजह से बहुत सारा स्टॉक यूज हो जाएगा।
और इस स्टॉक को हम लोग यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट यूज कर सकता है दो जगह, या तो वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट इज वो फेयर प्राइस शॉप खोल के, राशन शॉप खोल के बहुत ही सब्सिडाइज रेट में जो एकदम पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको एक्सेस दे पाएगा, या फिर इसे वो शॉर्टेज के टाइम पर जैसे फेमाइन हो गया, ड्रॉट हो गया, यहां पर वो बेच पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऑब्वियस ही बात है, ये जो मार्केटिंग सिस्टम है इसके कुछ ना कुछ तो शॉर्टेज, कुछ ना कुछ तो दिक्कतें होंगी। सबसे पहली जो शॉर्टकमिंग है, ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग अभी देखें, उसमें सबसे है लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, जिसको डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं, लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, प्रेजेंस ऑफ मिडिल मैन और इनएडुकेट मार्केट इंफॉर्मेशन। अभी भी इतना सारा इंप्रूवमेंट करने के बाद भी ये वाली प्रॉब्लम झेल रही है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने दूसरी अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स निकाले हैं कि भैया अगर डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं हो पा रहा है, रेगुलेटेड मार्केट से नहीं हो पा रहा है, मिडिल मैन बीच में आ जा रहा है, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन खराब है, करप्शन चल रहा है, तो एक काम करते हैं, हम दूसरे ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल लेके आते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर पर है भैया, इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल में सबसे पहला है, नाउ फार्मर्स कैन इंक्रीज देयर इनकम बाय डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू कंज्यूमर। है ही नहीं भैया, बीच में ना ये हटाओ, ये जो एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन, इसको हटाओ, जिससे स्मॉल फार्मर्स को अपनी इनकम बढ़ाने का मौका मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, ये आपने डी मार्ट का नाम सुना होगा, आपने मल्टीनेशनल कंपनी का नाम सुना होगा, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, जो डायरेक्ट फूड होता है ना, जो हार्वेस्ट करने के बाद जो फूड होता है उसमें प्रोसेसिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, उसे बेचते हैं। इन सारी चीजों के लिए वो क्या करने वाले हैं, फार्मर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाले हैं। नेशनल एंड मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स आर इंक्रीजिंगली एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। नाउ दे इनकरेज फार्मर्स टू कल्टीवेट फार्म प्रोडक्ट एट डिजायर्ड क्वालिटी। भैया एक काम करते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी डी मार्ट वगैरह है ना, ये लोग सीधे फार्मर्स को क्या बोलते हैं, तू भाई इस क्वालिटी का होगा, हम तेरे को पैसा देते। फार्मर पूछता है सर अगर नहीं उग पाए तो कोई बात नहीं, एडवांस पैसा तू रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू ध्यान रखना मुझे डिजायर्ड क्वालिटी का चाहिए। अब क्या लिखा है, दे ऑल्सो प्रोवाइड अश्योर प्रोक्योरमेंट ऑफ द प्रोड्यूस एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। इसका मतलब अगर फार्मर पूछता है कि सर प्राइस गिर गया मार्केट में, तो क्या ही आप पैसा काट तो नहीं लेंगे? अरे नहीं बगले नहीं, जितना मैं तेरे को पैसा दिया हूं वो प्री डिसाइडेड प्राइस है, तू रख, प्राइस गिरेगा भी तो तू रख, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हम चलते हैं, अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, वो शुरू होगा अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगला टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट का डाइवर्सिफिकेशन। ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत क्या पड़ रही है, फार्मर्स के साथ एक प्रॉब्लम है कि हमें उनको एक चीज समझानी पड़ेगी कि तुम्हारी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन तब इंप्रूव हो पाएगी या तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ तब इंप्रूव हो पाएगी जब आप डिपेंडेंसी छोड़ो सिर्फ एग्रीकल्चर पर। फार्मर्स क्या कर रहे हैं कि अपनी पूरी लाइवलीहुड का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक जगह से ला रहे हैं, दैट इज एग्रीकल्चर। उसमें भी वो सिर्फ सिंगल क्रॉप उगा रहे हैं। अगर वो सिंगल क्रॉप उगा रहे हैं और कहीं गलती से वेदर खराब हुआ, मानसून खराब हुआ, फर्टिलाइजर गलत हो गए, पेस्टिसाइड का पेस्ट अटैक ज्यादा हो गया और दिक्कतें हुई, तो उनकी जो सिंगल क्रॉप भी है ना, वो भी उनके हाथ से निकल जाएगी और इनकम बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। इसीलिए नया टॉपिक है कि उन्हें समझाना होगा डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले समझते हैं डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है। अब ध्यान से समझना, रीजन फॉर डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Agriculture plays very important role in economic development. However, large majority of rural people work on land and there is a greater risk in depending only on agriculture. अगर वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो गए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर एग्रीकल्चर से वो इनकम जो जनरेट करना है अगर वो नहीं हुई तो फिर दिक्कत हो सकती है। आगे चलते हैं अपन लोग अब सरल शब्दों में, सर इसको थोड़ा सा समझाइए ना इसको, तो मैं समझाता हूं। ऐसा है बे कि खेती तो बहुत जरूरी है जीडीपी ग्रोथ के लिए, क्योंकि लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन उसमें एंगेज्ड है। तो अगर इतने लोग डिपेंडेंट है तो प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि ये सब लोग ओनली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट रह गए। क्योंकि अगर एक सीजन में अच्छा खासा प्रोडक्शन होगा तो दूसरे सीजन में हो जाएंगे अनएम्प्लॉयड। आपको पता है ना, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अपन पढ़े, वही एक दिक्कत है। इसलिए इनको बोलना पड़ेगा कि अपनी एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई करो। ऐसा है कि एक सीजन अच्छा गया तो जरूरी है क्या कि दूसरा भी जाएगा?
इसीलिए कहीं और भी हाथ पैर लगाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो सर ऐसा हम हाथ पैर मारने से या फार्मर को हम समझा रहे हैं कि बड़ी तू सिर्फ एग्रीकल्चर पे मत फोकस कर, कहीं और भी हाथ पैर लगा, उससे क्या फायदा होगा? तो उससे फायदा होगा सबसे, भैया देखो, उनको एक ध्यान से समझना, सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सप्लीमेंट्री मतलब मेन जो एम्प्लॉयमेंट की इनकम जहां से जनरेट हो रही है, मेन जो एरिया है उनका, वो तो एग्रीकल्चर हो गया। हम उनको बोल रहे हैं सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट का एरिया जनरेट करो, जहां से आप 6 महीने, 7 महीने, 5 महीने तो आप अपने एग्रीकल्चर से पैसे कमाओगे, लेकिन 5 महीने या 4 महीने जब आप अनएम्प्लॉयड रहते हो तो आपको एक सप्लीमेंट्री भी एम्प्लॉयमेंट का जरिया आपके पास होना चाहिए। अब यहां समझते हैं दूसरा, टू इनेबल देम अर्न हायर लेवल ऑफ इनकम। अगर आपकी हायर लेवल ऑफ इनकम होगी तो आप पॉवर्टी से बाहर आ पाओगे, और जो आपकी अदर प्रॉब्लम है, लेबर को पैसा ना दे पाना, डिगिंग ऑफ वेल्स, फेंसिंग, अपने घर खर्च के लिए, अपने घर खर्च के लिए पैसा निकालना, ये सब आप नहीं निकाल पाओगे अगर आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करोगे। तो कितने टाइप के डाइवर्सिफिकेशन होते हैं? बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप एग्रीकल्चर में ही हो, आप वन क्रॉप से दूसरी क्रॉप जा रहे हो, तो ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन हो गया। अगर आप एग्रीकल्चर से उठकर आप पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, बी कीपिंग, अगर यहां पे आ जाते हो तो आपने अपने एग्रीकल्चर की एक्टिविटी का जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है वो ही डाइवर्सिफाई कर दिया। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्या लिखा है देखो, क्रॉप प्रोडक्शन, और दूसरे नंबर पे लिखा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, it involves a shift from single cropping system to multi cropping system. Diversification also involves a shift in cropping pattern from फूड ग्रेन्स टू कैश क्रॉप। भैया अगर तू फूड क्रॉप बस उगाते रहेगा तो तुझे जो इनकम है वो उतनी नहीं हो पाएगी। तो एक काम करना, पहले 6 महीने में तू फूड क्रॉप उगा, बाकी 3-4 महीने में तू कैश क्रॉप उगा। उससे क्या होगा देखो, मल्टी क्रॉपिंग के जब आप फोकस करते हो ना, तो एक क्रॉप पे आपकी जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो क्या फायदा होता है भैया, अगर आप सिर्फ एक क्रॉप पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे तो आपकी इनकम के सोर्सेस ज्यादा रहेंगे ना। उनको ये भी समझाना पड़ेगा कि मार्केट अनसर्टेन है भाई। सिर्फ ये नहीं है, ये सिर्फ नहीं है कि आप एक क्रॉप पे अगर फोकस कर जाओगे तो आपको पैसा बस मिलेगा, ये नहीं हम बोल रहे हैं। हम ये भी बोल रहे हैं कि मार्केट बहुत अनसर्टेन है। कभी मान के चलो कोई फूड ग्रेन का मार्केट में बहुत डिमांड रहेगा, बोलबाला रहेगा, तो कभी उसी फूड ग्रेन का मार्केट में पचका हो जाएगा। तो आपके पास अगर वैरायटी क्रॉप होंगे तो अगर एक क्रॉप में अगर आपकी डिमांड कम होगी, पैसा गिर गया, तो अपन दूसरे से जो पैसा अर्न करेंगे उसे अपन सेटल कर लेंगे। तो एक के प्रॉफिट को दूसरे के लॉस से सेटल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को ध्यान से समझना दोस्तों। Agriculture is already overcrowded, that is disguised unemployment. Major proportion of increasing labor force needs to find alternative employment opportunity. वो भी कहां पर दोस्तों, नॉन फार्म सेक्टर में। नॉन फार्म सेक्टर मतलब एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और फिशरीज वगैरह। इससे फायदा क्या होगा, उन्हें ऑल्टरनेट जगह मिलेगी अपने आप को, अपने को सर्वाइवल करने के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए दूसरा भी एक जरिया मिलेगा, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, और उनकी इनकम भी रेज होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, उनसे लगे हुए जो अदर सेक्टर है उनको भी बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पोल्ट्री फार्म पे फोकस करते हो तो पोल्ट्री के लिए एक वर्कर भी चाहिए, 3-4 वर्कर चाहिए, उसका जो दाना रहता है उसके लिए चाहिए, लाने ले जाने के लिए चाहिए। तो सिर्फ पोल्ट्री फार्म चलाने वाले को फायदा नहीं होगा, पोल्ट्री फार्म से लगे हुए जितने भी उसके साथ जितनी भी अलाइड एक्टिविटीज होंगी, सपोर्टिंग एक्टिविटीज होंगी, उनको भी फायदा मिलेगा। अब आगे चलते हैं, दूसरा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले नंबर पे डिस्कशन होने वाला है कि नॉन फार्म सेक्टर में सबसे पहले कौन आता है, तो एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, कैटल, गोट्स और शीप। ये देखो, ये फार्म एनिमल है, ये फार्म एनिमल है जो खेती में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं, खेती करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज दैट पार्ट ऑफ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इज कंसर्न्ड विद ब्रीडिंग, रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल। इनको लाइव स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं। तो सर गाय, वो डेयरी प्रोडक्ट में आ जाएंगे, वो डेयरी में आ जाएंगे। तो यहां पर हम अपार्ट फ्रॉम गाय के बारे में डिस्कशन करने वाले, ऐसा नहीं है कि वो लाइव स्टॉक नहीं है, लेकिन हम उसको डेयरी वाले कंसेप्ट में ले जाते हैं। इंडिया ओन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अब आगे चलते हैं, ये ध्यान से समझना, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड्स इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम, फूड सिक्योरिटी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली,
विदाउट डिसरप्टिंग द अदर फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। ये ध्यान से समझना भैया। आपको जब आप क्या करते हो पता है, जब आप एनिमल हस्बेंड्री करते हो, दैट इज फार्म एनिमल को रियर, ब्रीडिंग और केयर करते हो ना, तो उस टाइम पीरियड पे आपको अपनी खेती को काटने की, खेती को खत्म करने की, खेती को जलाने की जरूरत नहीं होती। आप विदाउट डिसरप्टिंग द फूड एग्रीकल्चर एक्टिविटी आप एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हो। एनिमल हस्बेंड्री के लिए कोई खेती की जरूरत नहीं होती, तो आप खेती पे भी फोकस करो। खेती से भी आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते रहेगा, खेती से भी इनकम होती रहेगी और आपका एनिमल हस्बेंड्री से भी पैसे जनरेट होते रहेंगे। आगे चलते हैं। अनोटेबल फीचर, अनोटेबल फीचर ऑफ क्रॉप लाइफ स्टॉक, क्या लिखा है देखो, इज दैट we move from irrigated areas to semi arid and arid areas। तो फिर लाइव स्टॉक पर ज्यादा और क्रॉप फार्मिंग पर कम ध्यान दिया जाएगा। जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है, दैट इज मानसून जहां पर अच्छा है, तो वहां पर अपन लोग क्या करेंगे, कम फार्म एनिमल पे फोकस करेंगे और ज्यादा एग्रीकल्चर पर। जहां पानी कम गिर रहा है वहां फार्म एनिमल पर ज्यादा और एग्रीकल्चर पे कम। एरिड और सेमी एरिड मतलब होता है जहां पर पानी की किल्लतें हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर लाइफ स्टॉक पे ज्यादा फोकस होगा। जहां पानी ज्यादा गिर रहा होगा वहां एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस होगा। आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पे है लाइफ स्टॉक प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड ओवर 70 मिलियन फार्मर्स। भैया लेकिन प्रॉब्लम ऑफ लाइफ स्टॉक फार्मिंग क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, क्यों फिर यहां पर इतना ज्यादा इनकम जनरेट नहीं हो पा रहा है, क्यों ऐसा है कि इतने सारे लोग यहां पर हैं लेकिन उन लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी भी वीक है। लाइफ स्टॉक नंबर्स में तो बहुत है लेकिन इनकी प्रोडक्टिविटी लो है, क्योंकि उनको ना तो अच्छे फूड मिल रहे हैं। अगर इनकी तबियत खराब भी होती है तो इनके लिए कोई हेल्थ के लिए वेटरनरी केयर, वेटरनरी केयर जो है वो अदर फैसिलिटीज या क्रेडिट फैसिलिटीज टू दिस फार्मर। जो लोग फार्म एनिमल में जा रहे हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री में जा रहे हैं, उनके लिए अच्छी क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं डेयरिंग। ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं इसको। फ्लड इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग, rearing, utilization of dairy animal for the production of milk and other product. The performance of Indian dairy sector over the last 3 decades been best। अब अपन डिस्कस करते हैं ऑपरेशन फ्लड क्या होता है, ध्यान से समझना। ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी और वर्गीस कुरियन ने शुरू किया था 1970 में। भैया ने मिल्क कोऑपरेटिव्स बनवाए 1966 में और इसे कहा गया व्हाइट रेवोल्यूशन। इसमें क्या होता था, गांव से लोग अपने मिल्क प्रोड्यूस को पूल कर बहुत सारा एक साथ लेके आते थे और उसकी ग्रेडिंग होती थी और उसको अर्बन एरिया में जाकर बेचा जाता था। तो ये जो पूल कर रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो क्या लिखा है, द सिस्टम रिक्वायर्स मेंबर फार्मर टू पूल देयर प्रोड्यूस मिल्क फॉर कलेक्टिव सेल। इससे फायदा क्या होगा, इट इंक्रीज द क्वांटम ऑफ सेल, ज्यादा बेच पाएंगे और बार्गेनिंग पावर फार्मर के पास चली जाएगी। पूलिंग ऑल्सो मेक्स ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट इकोनॉमिकली विएबल प्रोपोजिशन। अगर मैं सिर्फ 4 किलो दूध की ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग करने आऊंगा तो मेरे को खर्चा ज्यादा लग सकता है। वेयरवेज में अगर 4 टन दूध का अगर मैं प्रोसेसिंग ग्रेडिंग करने आऊंगा तो मेरे को 4 किलो के कंपैरिजन में जो खर्चा लग रहा था तो थोड़ा कम खर्चा लगेगा ना। रीजन भी कम खर्चा मतलब 4 टन में ज्यादा लगेगा लेकिन कॉस्ट पर केजी के पीछे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हो गया। मिल्क कोऑपरेटिव्स इन इंडिया हैव देयर एपिसेंटर। अब ध्यान से समझना, एपिसेंटर मतलब ये हुआ कि हमारे कंट्री में जो इसकी शुरुआत हुई वो कहां पे हुई, गुजरात में। अब आगे चलते हैं। ओवर 30 years these cooperative society recorded a wonderful progress significantly fourfold, 4 गुना भैया। it is proved that an important non farm income generation है। रूरल एरिया में नॉन फार्म सेक्टर का सबसे बड़ा रोल प्ले कौन कर रहा है, क्या बोलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स या डेयरिंग। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पे है फिशरीज। इट रिफर्स टू ऑक्यूपेशन डिवोटेड टू द कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल। ये प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन बजट एलोकेशन। भैया देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी समझ में आया कि कहीं ना कहीं फिशिंग कम्युनिटी को भी हमको गवर्नमेंट बजट के थ्रू इनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इनको एनहांस करना चाहिए। जैसे उनके लिए क्या दे रहे हैं, फिशरीज के लिए इनोवेशंस, अलग अलग टाइप की जो भी मशीन्स या उनकी रियरिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए या उनके लिए जो भी हेल्थ के लिए जो फिश जो है
उनको रख रखाव के लिए, स्टोरेज के लिए कुछ भी मशीन अगर टेक्नोलॉजी चाहिए वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। फिशिंग वाले में कितना शेयर है जीडीपी में? 0.9% है टोटल जीडीपी में। अब वॉल्यूम ऑफ फिश प्रोडक्शन देखो, फिश प्रोडक्शन फ्रॉम इनलैंड सोर्सेस है 65% है, यहां गलती से 95% हो गया है, और इन मरीन सोर्सेस से 35% है। वुमेन का पार्टिसिपेशन देख रहे हो आप लोग, 60% वर्कफोर्स एक्सपोर्ट मार्केटिंग में है और 40% इंटरनल मार्केटिंग में है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, फिशिंग कम्युनिटी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम झेल रही है। पहली प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब रिक्वायरमेंट से कहीं ज्यादा वर्कर्स अवेलेबल हैं। लो पर कैपिटा इनकम, बहुत पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। फिशरमैन लोगों को और कोई काम नहीं आता, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपका फिशिंग बिजनेस चल गया तो चांद तक चलेगा, नहीं तो आपका बिजनेस शाम तक चलेगा। कहने का ये मतलब, अगर आपने फिशिंग कम्युनिटी की बात देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनको मोबिलिटी का बहुत इशू है। मोबिलिटी का इशू मतलब उन्हें फिशिंग के अलावा और कोई काम नहीं आता। दैट इज लैक ऑफ मोबिलिटी विल लीड टू बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज। हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर में सबसे ज्यादा बात होती है फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, ट्यूबर क्रॉप्स। इनके एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस और प्लांटेशन क्रॉप के बारे में डिस्कशन होता है। इट इज 1/3 ऑफ वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट। देखो बहुत डिफरेंस है, 6% जीडीपी एंड एग्रीकल्चर आउटपुट का 1/3 कहां से आ रहा है? हॉर्टिकल्चर से। एक बार और, टोटल जीडीपी का 6% और एग्रीकल्चर आउटपुट का 1/3 सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, दैट इज हॉर्टिकल्चर से आ रहा है। हाउएवर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि भैया ऐसा हो रहा है, शायद कुछ फार्मर्स जहां से वो दाल वाल उगानी चाहिए उन लैंड पर, अब उस पर ध्यान कम देकर उसी लैंड पर बहुत ज्यादा वेजिटेशन, बहुत ज्यादा फ्लावर्स, बहुत ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल उगाने के लिए ध्यान दे रहे हैं। However, an alarming fact is that bulk of area under cultivation for horticulture has expanded। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉस्ट ऑफ एरिया अंडर कल्टीवेशन फॉर पल्सेस, मतलब ये देखो क्या लिखा है कि हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा, बहुत अच्छी बात है, बट पल्सेस का शॉर्टेज होगा, जिसके कारण पल्सेस के प्राइस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो पल्सेस है ना दोस्तों, पल्सेस बहुत ज्यादा बड़ा एसेंशियल कमोडिटी माना जाता है। ग्रेट स्कोप फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट, गोल्डन रिवोल्यूशन कहा जाता है। गोल्डन रिवोल्यूशन कहा जाता है किसको? हॉर्टिकल्चर को। क्यों? उस पीरियड को कहा जाता है जिस पीरियड में ट्रेमेंडस इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट, वेजिटेबल एक्सेट्रा। अब आगे चलते हैं। जैसे आपको पता होगा, हमारे कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एमएस स्वामीनाथन है, वैसे ही हमारे कंट्री में हॉर्टिकल्चर के हैं निरपक टूटेज। निरपक टूटेज इज कंसीडर्ड एज टू बी फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया। लास्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट रिफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द यूज ऑफ कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन, रिट्रीव, स्टोर एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। आईटी टेक्नोलॉजी भी इसमें क्यों आ रही है? देखो क्या हो रहा है ना, हमें ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे ऐप बनाने, वेबसाइट बनानी है जिसके थ्रू किसी एरिया में अगर वेदर फोरकास्टिंग की जरूरत पड़ रही है, जैसे हो सकता है किसी स्टेट के किसी पर्टिकुलर 50-60 गांव में पानी बहुत कम गिरने वाला है अगले 4 महीने में, तो अपन उनको पहले से बता दें कि भैया वहां पानी की व्यवस्था कर लो। किसी 4 महीने में होने वाला पानी बहुत गिरने वाला है, तो भैया ये सोच लो कि पानी अगर ज्यादा गिरेगा तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। ऐसे कौन से प्रोडक्ट है आने वाले टाइम पे जिनमें डिमांड बहुत बढ़ेगी, जिनमें सप्लाई बहुत बढ़ेगा, किस मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होने वाला है, किसका प्राइस बढ़ने वाला है, किसका कम होने वाला है। ये सारी चीजें आईटी कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट प्राइस, वेदर एंड सॉइल कंडीशन फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, और हम इसके थ्रू वहां लोगों के नॉलेज को भी यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत इजी है। इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट रिलाइज ऑन टेक्निक्स सच एज अ क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। यहां पर केमिकल फर्टिलाइजर, यहां पर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो कि केमिकल बेस्ड हैं, जो पहले चला करते थे HYV सीड के आने के बाद, उनको हटाया जाए और उनकी जगह पे ग्रीन मैन्योर, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल और कंपोस्ट यूज करना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सेफ हेल्दी फूड विदाउट लिविंग एनी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। भैया देखो, इससे केमिकल इनपुट का तो यूज नहीं किया जा सकता। हाउएवर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है
कि सिंपली आप अगर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करोगे तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं तो केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहा हूं तो मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग स्क्रैच से लेके उस प्रोडक्ट को बनाने तक, मार्केट तक पहुंचाने तक ऑर्गेनिकली चीजों को यूज करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सीड लेके आ गए और उस पे केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिया। मैं केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डाल रहा हूं इसलिए मैं ऑर्गेनिक मैन्योर में हूं, ऐसे नहीं बोलना है आपको। बट वाई ऑर्गेनिक फार्मर, बेनिफिट क्या है, क्या 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 होगा इससे, बेनिफिट क्या मिलेगा? पहला, इकोनॉमिकल फार्मिंग। कैसे सर? भैया देखो, पिछले कन्वेंशनल के चक्कर में, जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर इनपुट है उनके चक्कर में तो ये लोकली प्रोड्यूस गुड्स है। मेरे को एचवाईवी सीड की जरूरत नहीं पड़ रही, मुझे केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ रही, मुझे पेस्टिसाइड, मुझे इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ रही। ये सब चीजें मुझे कम कॉस्ट में मिल जा रही है। दूसरा है, इट प्रोवाइड हेल्दी फूड as these are organically grown food, more nutrition value than chemical farming। तीसरे नंबर पे लिखा है sustains soil fertility। क्या लिखा है? यूज ऑफ एनिमल मैन्योर एंड कंपोस्ट हेल्प सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी। जब भी आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे तो आपके सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक मैन्योर, कंपोस्ट और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल यूज करते हो तो आपकी सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एनवायरमेंट को सेफ चल के चलेगा। क्यों? क्योंकि आप पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रहे हो, आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली सस्टेनेबल तरीका ढूंढे हो। मतलब जब भी फार्मिंग होगी विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट होगी। अब आगे चलते हैं, इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। ध्यान से समझना, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? इनएक्सपेंसिव है। क्यों इनएक्सपेंसिव है भैया? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है ये अपने ही खेती से निकले हुए वेस्ट को, इनके ही जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग से निकले हुए इनके जो वेस्ट है उसी को ऑर्गेनिक मैन्योर और ग्रीन मैन्योर के फॉर्म में यूज कर लेंगे। दूसरा लास्ट लिखा है कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी मतलब एचवाईवी सीड टू बी अडॉप्टेड एज अ पैकेज इंक्लूडिंग एचवाईवी सीड फर्टिलाइजर। Often these becomes expensive input. No such expensive input required in organic farming. लेकिन भैया एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो सर अगर ये इतनी अच्छाई आप गिना रहे हो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में फायदा क्यों नहीं हो रहा है? सबसे पहला है लेस पॉपुलर। भैया कई सारे फार्मर्स को पता ही नहीं है, हमें पॉपुलराइज करना पड़ेगा, अवेयरनेस फैला के। फार्मर्स को खुद ये सोचना होगा कि उनके लिए बेनिफिट है तो उनको बेनिफिट बताना पड़ेगा। दूसरा लिखा है लो यील्ड। जितना केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू जितना यील्ड होता है, दैट इज प्रोडक्शन होता है, वो कंपैरिजन में लेसर यील्ड होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। मतलब क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या यूज होते हैं? केमिकल, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल यूज नहीं होता है। तो प्रोडक्शन ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है? कम। केमिकल फार्मिंग के थ्रू क्या होता है? प्रोडक्शन ज्यादा। तो ऑलवेज फार्मर विल प्रिफर केमिकल फर्टिलाइजर ओवर ऑर्गेनिक मैन्योर। क्यों भैया? क्योंकि प्रोडक्शन कम है। लास्ट 2 पॉइंट है, शॉर्टर फूड लाइफ। ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस होते हैं ना उनकी लाइफ बहुत कम होती है एज कंपेयर टू स्प्रेड या केमिकल प्रोड्यूस। और लास्ट है, किसी भी फार्मर्स को अगर आप पूछोगे ऑफ सीजन में क्रॉप को आप अगर कौन से तरीके से उगाना चाहोगे तो वो बोलेगा केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू। क्योंकि उसे जल्दी जल्दी प्रोड्यूस चाहिए और ऑफ सीजन में उसके पास इनकम जनरेशन का कोई भी सोर्स नहीं है। अगर वो ऑर्गेनिक मैन्यूर यूज करने लग गया, एक तो शॉर्टर लाइफ और लो यील्ड, और वो ज्यादा चलेंगे नहीं, जिसकी वजह से इनकम क्या हो सकती है? जनरेट नहीं हो सकती। यहां पर खत्म होता है दोस्तों चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं अपन लोग एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट वाला। ठीक है दोस्तों, सी यू, टेक केयर।